दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2016 फेज़ 2 के फिज़िक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 45 क्वेश्चन फिज़िक्स के आते हैं। इससे पहले 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। ये है पार्ट 2 यानी 16 से शुरू करेंगे। किसी वस्तु का ताप 3T से 2T तक गिराने में 10 मिनट का समय लगता है। कमरे का ताप T है। यदि इसमें न्यूटन के शीतलन नियम का अनुपालन होता है तो अगले 10 मिनट के अंत में वस्तु का ताप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें न्यूटन के शीतलन नियम का अनुपालन होता है। न्यूटन के शीतलन नियमानुसार होता है dt/dt। ये हमारा T ताप है। dt का मतलब ताप का अंतर। कितने समय में कितना ताप अंतर आता है वो हमारा dt/dt होगा। के T1 + T2/2 ये माध्य ताप, वस्तु का जो माध्य ताप हुआ वो -T0 ये हो गया कमरे का यानी माध्यम का ताप। तो इसमें वस्तु का ताप 3T था, 2T रह गया है, ये अंतर आ गया। कितने समय में ये अंतर हुआ है? 10 मिनट में। बराबर के जो है हमारा चालन गुणांक है। पहला ताप 3T प्लस दूसरा ताप T2T/2 माइनस कमरे का ताप T है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। T/10 बराबर के 5T - 2 गुणा कर देंगे 2T/2। यह आ जाएगा T/10 बराबर के 3T/2। T से T कट जाएगा, 2 से 5 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। के की वैल्यू आ जाएगी 1/15। यहाँ से के की वैल्यू निकाली है। अब हम अगले 10 मिनट के लिए निकालेंगे। तो अब हमारा जो वस्तु का ताप है 2T है अगले 10 मिनट के लिए, तो 2T। इसके बाद जो लास्ट ताप होगा वो हमें निकालना है। वस्तु का ताप अगले 10 मिनट में कितना रह जाता है, तो इसे हमें T3 मान लेते हैं बटे अगले 10 मिनट के लिए 10 मिनट हो जाएगा। के का मान 1/15 हम निकाल चुके हैं। जो माध्य ताप होगा वो 2T प्लस T3/2 माइनस कमरे का ताप वही है T। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 5 से कट गया है। 2 से T में ये गुणा करके इसमें घटा देंगे तो 2T - T3/2 1/3। 2T प्लस T3 - 2T/2। 2T से ये 2T कट गया है और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 6T माइनस, यहाँ से 3 का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो 3T हो जाएगा। 3 3 इधर जोड़ देंगे 6T बराबर 3T3 प्लस T3, ये हो गया 4T3 6T और ये T3 यानी लास्ट यानी अगले 10 मिनट में जो वस्तु का ताप होगा वो T3 होगा, वो 6T/4। यहाँ 2 से कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा T3 3T/2। तो 3T/2 सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रम में एक परमाणु आदर्श गैस के 1 मोल के परिवर्तन को समीकरण PV/Q बराबर स्थिरांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रक्रम की अवधि में गैस की ऊष्माधारिता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि अल्फा गुणांक वाले बहुउद्देशीय प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर होती है CV + R/1 - अल्फा। तो अब किसी प्रक्रम के लिए PV/Q बराबर स्थिरांक ये हमारा दिया गया है। यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है और एक परमाणु गैस के लिए CV बराबर होता है 3R/2। अब आंसर हमारा R की पदों में है, तो CV और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं। तो गैस की ऊष्माधारिता C बराबर CV यानी 3R/2 प्लस R/1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 3। इसको हल कर लेते हैं। 3R - R
अपॉन 2, यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे तो माइनस की r हो जाएगा। ये हो जाएगा 2r अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये r आ जाएगा। तो ये विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो r के बराबर होगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी शीतलक यानी रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड है और कमरे का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। आदर्श अवस्था में प्रति जूल विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर कमरे को स्थानांतरित ऊष्मा का मान होगा। तो हम नोट कर लेते हैं, फ्रिज के भीतर का जो ताप है वो T1 मान लेते हैं, उससे ये है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदलते हैं तो हम T2 प्लस 273 इसमें जोड़ देते हैं तो ये डिग्री केल्विन में आ जाएगा। अब कमरे का ताप इसे T2 मान लेते हैं तो ये है T1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें भी 273 अगर जोड़ दें तो ये डिग्री केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रति जूल विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर कमरे की स्थानांतरित ऊर्जा। तो प्रति जूल कमरे की स्थानांतरित ऊर्जा का मान हमारा क्या होगा, ये होगा Q अपॉन W। Q हमारी ऊष्मा है तो ये होगी हमारी कमरे का ताप बटे W हमारा होगा तापांतर के बराबर कार्य होगा, तो T2 माइनस T1। ये T2 कमरे का ताप है और ये है T1 अंदर का ताप। तो T2 है वो हमारा है T1 प्लस 273 बटे T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273। 273 ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा T1 प्लस 273 बटे T1 माइनस T2। ये हमारी स्थानांतरित ऊष्मा का मान आ गया है। तो T1 प्लस 273 बटे T1 माइनस T2, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस के निदर्श का दाब P तथा परमताप T होने पर आयतन V है। इस गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है तो गैस का घनत्व होगा। गैस के निदर्श का दाब जो होता है वो होता है P बराबर 1/3 N m अपॉन V VRMS स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर का। यहाँ पर N मोलों की संख्या है और m एक अणु का द्रव्यमान है, तो N m गैस का द्रव्यमान और V है हमारा आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, तो P बराबर हो जाएगा 1/3। इसको घनत्व को रो से दिखाएं तो V स्क्वायर RMS और V स्क्वायर होगा हमारा 1/3 रो 3RT अपॉन m0। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से अगर हमें निकालना है घनत्व रो बराबर आ जाएगा m0P ये दाब है बटे RT। यहाँ से m0 की वैल्यू लगा दें, m0 होगा हमारा Na यानी एटॉमिक नंबर इंटू m, P अपॉन R की वैल्यू Na K इंटू T, Na से Na कट जाएगा, ये आ जाएगा रो यानी गैस का घनत्व बराबर MP अपॉन KT। तो इसमें आ जाएगा हमारा MP अपॉन KT, सी ऑप्शन सही है। किसी कमानी का ऊपरी सिरा स्थिर है तथा निचले सिरे से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका है। कमानी का अपना द्रव्यमान नगण्य है। कमानी के निचले सिरे को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर द्रव्यमान m का पिंड दौड़न करने लगता है और इसके दौड़ने का आवर्तकाल 3 सेकंड है। m के मान में 1 किलोग्राम बढ़ाने पर दौड़ने का आवर्तकाल 5 सेकंड हो जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई रूट m अपॉन k। यहाँ से 2 पाई रूट m द्रव्यमान लटका है, k हमारा स्थिरांक है, ये बराबर है हमारा 3। अब m द्रव्यमान में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई, तब ये बराबर हमारा 5 है। इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू
3/5, 2 पाई से 2 पाई कट गया है। के से के कट जाएगा, इसका रूट हटाने के लिए वर्क कर दें तो ये आ जाएगा m/m+1 बराबर 9/25। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 9/16। m का मान आ गया है तो 9/16 ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है। खुले पाइप की लंबाई होगी। तो खुले आर्गन पाइप के लिए जो आवृत्ति होगी वो NV/2L के बराबर होगी और बंद आर्गन पाइप के लिए आवृत्ति 2n+1/4L × V। L पाइप की लंबाई यहाँ पर खुले पाइप की लंबाई है, ये L बंद पाइप की लंबाई है। प्रश्नानुसार ये दोनों हमारी जो आवृत्तियाँ हैं खुले पाइप के लिए बंद पाइप के लिए बराबर हैं तो ये हो जाएगा NV/2L बराबर 2n+1/4L × V। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो खुले पाइप के लिए द्वितीयक अधिस्वरक के लिए 3 आएगी तो 3V/2L। यहाँ बंद पाइप के लिए प्रथम अधिस्वरक के लिए n का मान 1 होगा तो 2 × 1+1/4L। L हमारी लंबाई दी गई है बंद पाइप के लिए इंटू V। V से V कट जाएगा। L ये हमें निकालना है तो ये L1 मान लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो L की वैल्यू आ जाएगी 2L के बराबर। यहाँ 2L C ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, समान आयाम की 3 ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ दी गई हैं, n-1, n और n+1 हैं। इनके अध्यारोपण से विस्पंद उत्पन्न होते हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या होगी। तो प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या यानी आवृत्ति क्या होगी तो ये होगा हमारा डेल यानी आवृत्तियों में डिफरेंस F1 - F2। तो ये आ जाएगा हमारा n - n-1, n से n कट जाएगा, 1 बचेगा और अगर इन दो में देखें लास्ट वाले में तो n+1 - n तो ये भी बराबर क्या आ जाएगा 1 आ रहा है विस्पंदों की संख्या। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका आवेश होगा। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। बल आघूर्ण 4 न्यूटन हमारा दिया गया है, 4 न्यूटन प्रति मीटर। P यहाँ से निकाल लेंगे और E की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁵ और साइन 30 डिग्री इसमें कोण दिया गया है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2 × 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा या 2 से ये 2 काट दें तो ये आ जाएगा P बराबर 4 × 10⁻⁵। ये 10⁵ प्लस की 5 है, ये ऊपर जाएंगी तो माइनस की 5 हो जाएंगी। अब P बराबर होता है Q × 2L। L हमारी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। P का मान हमने निकाल लिया है, ये है हमारा 4 × 10⁻⁵। Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2 × 2L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देते हैं, 10⁻⁻² हो जाएगा। Q है हमारा आवेश, ये हमारा आवेश का मान आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 × 10⁻, ये 2 इधर से घट जाएंगे, माइनस की 3 बचेंगी तो ये आ जाएगा 2 मिली कूलाम।
तो यहाँ पर सारा माइक्रो कूलम दिया गया है, तो ये 2 मिली कूलम होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र का क्षेत्रफल ए तथा इसकी धारिता सी है। इसकी 2 प्लेटों के बीच का पृथक्करण यानी दूरी d है। इसमें क्रमशः K1, K2, K3, K4 परावैद्युतांक के 4 परावैद्युत पदार्थ नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए गए अनुसार भरे गए हैं। यदि इन चारों परावैद्युत पदार्थों के स्थान पर इस संधारित्र में K परावैद्युतांक का केवल एक परावैद्युत पदार्थ भरा जाए ताकि उसकी धारिता C ही हो, तो K का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा आरेख दिया गया है। तो हम जानते हैं समांतर संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ A उसका क्षेत्रफल है संधारित्र प्लेटों का और D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। अब इस आरेख को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जहाँ K1, K2, K3 ये हमारे परावैद्युतांक हैं। ये मान लिया K1 और ये K2 और ये K3 परावैद्युतांक के, C1 ये मान लिया C2 और ये C3, ये 3 संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और चौथा K4 वाला परावैद्युतांक का C4 संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में है। अब इसका क्षेत्रफल A/3 तीनों का ही है और इसका क्षेत्रफल है हमारा A। तो इसमें C1 हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो K1 परावैद्युतांक E एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2, यानी इसके बीच की दूरी है D/2। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ऊपर आ जाएगा 2K1/3 D एप्सिलॉन नॉट A। इसी तरीके से क्षेत्रफल A/3 है, D/2 दूरी भी बराबर है सबकी, तो C2 हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C3 हो जाएगा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब C4 का संधारित्र हमारा नीचे है, जिसका परावैद्युतांक K4 है, तो एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल A है और दूरी है वो हमारी D/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। अब C1, C2, C3 की तुल्य धारिता जो होगी CA मान लें, तो ये हमारा C1, C2, C3 समांतर श्रेणी में है, तो तुल्य धारिता हो जाएगी CA बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से 3 यहाँ पर सब में है, इसमें नहीं है, तो 2/3 कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है और क्षेत्रफल भी कॉमन है। ये आ जाएगा हमारा K1 प्लस K2 प्लस K3। अब ये जो चौथा है वो उसकी तुल्य धारिता अगर CB माने तो ये C4 के बराबर हो जाएगी। अब CA CB श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता अगर इनकी C दी गई है तो 1/C बराबर आ जाएगा 1/CA प्लस 1/CB। इसकी 1 में है तो D ऊपर आ जाएगी, क्योंकि दूरी जो है वो D है। अपॉन में आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, क्षेत्रफल परावैद्युतांक इनका K है, और 1/, ये आ जाएगा C 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/, यहाँ से बटे में जो D है 3D ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ से K4 एप्सिलॉन नॉट A बटे D है तो D ऊपर आ जाएगा। तो D इन तीनों में है, D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा
और ए से ये ए कट जाएगा। अब बचेगा हमारा 1/k। यहाँ से बचा है 3 ऊपर पहुँच गया, ये 3/k1 ए से कट गया है ये ए। तो k1 प्लस k2 प्लस k3 और यहाँ पर 2 और है प्लस 1/, यहाँ भी 2 है तो ये 2k4 बचेगा। यहाँ से 2 यहाँ से ले लें तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा लास्ट 2/k 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। देखें ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा सही है। ये बन रहा है चौथा ऑप्शन यानी D 2/k 3/k1 k2 k3 और 1/k4। डी ऑप्शन हमारा सही है। 25वां प्रश्न है, दर्शाए गए आरेख में बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर VA माइनस VB होगा। इसमें आरेख दिया है, बिंदु VA और VB के बीच में जो भी विभवांतर है वो निकालना है। यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध या 1 ओम का प्रतिरोध है, 3 वोल्ट विभवांतर है और इसमें इसके बीच में जो धारा है 2 एम्पियर है और इसकी धारा की दिशा एक ही है। तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा वो हमें निकालना है। किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार VA और VB के बीच में जो विभवांतर है वो देखते हैं। यहाँ 2 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है और विभवांतर होता है V बराबर IR। I है 2 एम्पियर और R भी 2 है, प्लस यहाँ 3 वोल्टेज की एक बैटरी लगी हुई है, प्लस 3 कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 एम्पियर की धारा है और 1 ओम का प्रतिरोध है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 2 1 2, 4 3 7 2 9, ये आ गया 9 वोल्ट विभवांतर होगा A और B के बीच। तो ये होगा हमारा A ऑप्शन सही है। एक फिलामेंट यानी जो बल्ब है उसका तंतु, इसकी जो रीडिंग है वो 500 वाट यानी 100 वोल्ट, यानी इसकी जो शक्ति है वो 500 है और उसका जो विभवांतर है बल्ब का 100 वोल्ट है। इसको 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में प्रयोग किया जाना है। इसके श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है तथा 500 वाट शक्ति लेता है। इसको उसमें रीडिंग दी गई है। तो R की वैल्यू क्या होगी। तो बल्ब की जो रीडिंग है वो 500 वाट और 100 वोल्ट है। तो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो तो उस धारा का मान कितना होगा। ये होगा P/V, शक्ति 500 और V हमारा 100 है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। इस बल्ब में 5 एम्पियर की धारा बहेगी। अब बल्ब के तंतु का प्रतिरोध RB अगर माने तो ये होगा हमारा V²/P। V हमारा 100 है, स्क्वायर बटे 500। 1 2 0 कट गया, 5 से काट देंगे, यह आ गया 20 ओम। अब इस बल्ब की श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो फिर हमारी धारा कितनी होगी। धारा जो सूत्र दिया जाएगा वो मेन सप्लाई का विभव और टोटल श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है तो इसका टोटल प्रतिरोध R प्लस RB यानी बल्ब का प्रतिरोध और ये जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है R वो प्रतिरोध। तो R की वैल्यू हमें निकालना है। I हमारी 5 है, 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है। R हमें निकालना है। RB यानी बल्ब का जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम। इसको सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का गुणा कर देंगे, 5 इधर आ जाएगा। R प्लस 20 बराबर 230/5, ये बराबर आ गया 46 और R बराबर 20 इधर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26 ओम। तो ये डी ऑप्शन है 26 ओम। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। किसी लंबे तार से अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को एक फेरे के वृत्ताकार पाश यानी लूप में मोड़ने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। अगर इसी तार को N फेरों की वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है तो इस N फेरों वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो μ0I/2
2r के बराबर होता है, जहां r कुंडली की त्रिज्या है। इसमें L लंबाई के एक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसी तार को हम एक वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दें, तब उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B होगा। तो इसमें ये परिधि में बदल जाएगी L, तो L बराबर हो जाएगी 2 r। r जो है लूप की त्रिज्या है, तो r बराबर L अपॉन 2 आ जाएगा। अब इस तार को एक फेरे वाली लूप में जो बदला गया है, उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B बराबर होगा μ0 I अपॉन 2। ये हो जाएगी, r की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर L अपॉन 2 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये B की वैल्यू आ जाएगी μ0 I अपॉन L। ये पहला समीकरण मान लें। अब इसी कुंडली को, यानी इसी एक L लंबाई के तार को N लूप वाली कुंडली में बदला जा रहा है, तो फिर ये L बराबर आ जाएगी 2 NR। तो यहाँ से R बराबर L अपॉन 2 N। अब यहाँ पर धारा, यहाँ पर एक लूप में I धारा बह रही थी, अब इसमें N लूप हो गए हैं, तो ये धारा हो जाएगी हमारी NI के बराबर। अब N लूप वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू निकालना है, इसे B डैश मान लें। ये हो जाएगी μ0 I की वैल्यू NI 2, R की वैल्यू आ गई हमारी L, और ये हमारी L बटे 2 N, तो ये 2 N बटे में होगा, ऊपर पहुँच जाएगा 2 N। 2 से 2 कट जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर μ0 I अपॉन L, और ये जो है वो हमारी B के बराबर है, यानी एक लूप वाली कुंडली B। तो ये आ जाएगा N स्क्वायर B के बराबर। N स्क्वायर B, C ऑप्शन हमारा सही है। किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में एक पतली सूची धागे से लटकाया गया एक दंड चुंबक साम्यावस्था में है। इसे 60 डिग्री से घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। अब इस चुंबक को इसी नई स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बलागुण का मान क्या होगा? तो चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, यानी पहली स्थिति का कोण और दूसरी स्थिति का कोण। तो घुमाने में किया गया कार्य W जूल है। mb हमें पता नहीं है, अभी cos 0 पे था, साम्यावस्था में था, अब ये 60 डिग्री घुमाया गया है, तो ये mb ऐसे रखेंगे, cos 0 का मान 1 और cos 60 का मान 1/2, ये आ जाएगा mb अपॉन 2। तो mb की वैल्यू हमारी W के पदों में आ जाएगी 2W। अब इसी 60 डिग्री पर बनाए रखने के लिए इस चुंबक पर जो बलागुण होगा वो होगा टाउ बराबर mb sin थीटा। mb का मान 2W sin 60, sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, W √3, ये होगा हमारा बलागुण, √3W। तो C ऑप्शन हमारा सही है। 3.57 × 10⁻² टेस्ला तीव्रता के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। यदि E/m का मान 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम हो तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति होगी। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र अगर B में Q आवेश का कोई कण v वेग से प्रवेश कर रहा है लंबवत, जिसका द्रव्यमान m हो, तो ये इसमें वृत्तीय गति करने लगेगा। इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी वो हमारी दी जाती है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mb/qb। अगर यहाँ पर इस सवाल में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो mv/eb हो जाएगा, जहाँ e जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है।
अब पूर्ण चक्र में लगा समय अगर t है तो ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी है हमारी वृत्ताकार तो 2 पाई r अपॉन चाल है v, वेग है उसका। तो यहाँ से r की वैल्यू हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू है mv अपॉन eb, और ये है हमारी v से v कट गई, तो t बराबर आ गई 2 पाई m अपॉन eb। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये होती है परिक्रमा की आवृत्ति होगी 1 अपॉन टी, यानी f निकालना है, इसका उल्टा हो जाएगा eb अपॉन 2 पाई m। अब यहाँ से वैल्यू लगा देते हैं। e अपॉन m की वैल्यू दी गई है 1.76 इंटू 10⁻11। b की वैल्यू दी गई है 3.57 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन यहाँ पर 2 और पाई की वैल्यू 3.14। इसको हमने हल किया है तो ये आया है हमारा 1 इंटू 10⁻9। इसको भाग दे दिया है, 11 में से 2 घट गई, 9 घातें बची हैं, तो ये हट जा गई। ये हमारी होती है गीगा, जो होता है वो 10⁻9 होता है, तो ये हो जाएगा 1 गीगा हर्ट्स। तो ये आ जाएगा 1 गीगा हर्ट्स, बी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 30वां प्रश्न। संचार हेतु किसी LCR प्रपथ के बेहतर समस्वरण यानी ट्यूनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उपयुक्त होगा। तो LCR का संयोजन बेहतर समस्वरण के लिए ये आता है Q बराबर 1/r रूट L अपॉन C। तो Q का अधिकतम मान बेहतर समस्वरण के लिए जो होगा वो संयोजन सही होगा, तो इसमें L मैक्सिमम होना चाहिए और C मिनिमम और R भी मिनिमम होना चाहिए, तभी Q का मान अधिकतम आएगा। तो इसमें देखते हैं L मैक्सिमम इसमें सबसे ज़्यादा ये है 3.5, C मिनिमम सबसे कम जो है 30 माइक्रोफैरड और R भी मिनिमम 15 ओम है इन सब में, तो D ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नीट में 45 प्रश्न आते हैं, इससे पहले 15 प्रश्न का सॉल्यूशन एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। ये 15 प्रश्न है 16 से 30, अगले 31 से 45 तक का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।